मॉर्निंग टू ऑल। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है बातें की थी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी की और कैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है एटीपी सिंथेसाइज होता है। इन पे जो है हमने फोकस किया था, इन पे हमने जो है डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस सीरीज के अंदर इस फोर्थ वीडियो में हम बातें करेंगे C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल की या बायोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस की, जिसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस पे हमें बातें करना है। तो बात करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 चैनल को देख रहे हैं। आप इसे देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाइए। इसके अलावा आप जो है फॉलो कर सकते हैं वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com को। इस पर भी आप विजिट करके जो है देख सकते हैं इस वीडियो को। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज facebook.com/rajivranjan1571978 पर भी विजिट कर सकते हैं, जो वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। इस पर भी आपको ये वीडियो अवेलेबल है। तो आप इनको जो है देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम फोकस करते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जो है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो अब तक जो पीछे का जो है पार्ट्स हमने पढ़ा है या प्रोसेस हमने पढ़ा है, जिसमें कि लाइट रिएक्शन था या फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस था या जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से जान रहे थे, तो उसमें जो 3 स्टेजेस हमने देखे थे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड सिंथेसिस ऑफ NADPH2। ये तीनों जो स्टेजेस थे वो कॉमन होते हैं हर एक जो है प्लांट में, हर एक जो है प्लांट में ये कॉमन होता है। बट जो कैल्विन डार्क रिएक्शन है या बायोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है, वो उसके लिए जो है फोटोसिंथेसिस थोड़े अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग जो है प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन प्लांट्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उन इंटरनल स्ट्रक्चर में सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं। तो ड्यू टू दोज डिफरेंसेस फोटोसिंथेसिस जो है वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और इन तीनों को हमें पढ़ना होता है। पहला है C3 फोटोसिंथेसिस, जिसे हम कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। दूसरा है C4 फोटोसिंथेसिस और तीसरा है कैम फोटोसिंथेसिस। तो आज जो है हम सिर्फ C3 फोटोसिंथेसिस के ऊपर फोकस करेंगे और C3 फोटोसिंथेसिस को ही हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कैल्विन साइकिल यूजेस ATP and NADPH टू कन्वर्ट CO2 टू शुगर। कैल्विन साइकिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के पहले फेज में, जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से पढ़ के आए हैं, उसमें जो ATP सिंथेसाइज हुआ था, जो NADPH सिंथेसाइज हुआ था, इन दोनों का यूटिलाइजेशन करता है और CO2 को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। चूंकि हम पहले फेज में हमने कहीं पर भी CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं देखा था, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा था या बाहर से जो मटेरियल आ रहा था वो वाटर आ रहा था, उसी वाटर को यूटिलाइज होते हुए हमने देखा था, सन के रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज होते हुए देखा था हमने। तो यहां पर जो है हमें यही देखना है कि कैसे ATP और NADPH को यूटिलाइज किया जाता है एंड हाउ द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। कैल्विन साइकिल को जो है हम डिफरेंट नामों से जानते हैं और ये जो डिफरेंट नाम हैं उनको जो है हम बोलते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड साइकिल। और ये जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, इस साइट्रिक एसिड साइकिल को अगर हम देखें तो साइट्रिक एसिड साइकिल जो है वो उसके जो है 3 स्टेजेस होते हैं, या कैल्विन साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। इन 3 स्टेजेस को हमें देखना होता है। पहला स्टेज जो है कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा स्टेज जो है वो रिडक्शन होता है या शुगर फॉर्मेशन होता है, और तीसरा स्टेज जो होता है, उसी दूसरे स्टेज को जो है हम ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा स्टेज जो होता है वो RUBP रीजनरेशन होता है। तो इनके बारे में हमें जानना है कि किस तरह से जो है ये चीजें जो है होती हैं और किस तरह से जो है हम इनको जो है देखेंगे कि कैसे जो है ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। तो इन्हीं सब चीजों को जो है हमें जानना है और इन्हीं सब चीजों को जान करके जो है हम बात करेंगे कि कैसे जो है ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं।
और समझते हैं। साइकिल जो है वो शुगर को बनाता है CO2 से। CO2 एक जो है छोटा मॉलिक्यूल है और जिसका जो है मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो काफी कम होता है। शुगर जो कि जो है ग्लूकोज के फॉर्म में जो है बनता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस हमने पीछे भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, इट इज एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। और इस दौरान जो है एटीपी के एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है और NADPH के रेड्यूसिंग पावर को यूटिलाइज किया जाता है और यूटिलाइज करके इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो कार्बन जो है वो एंटर करता है साइकिल के अंदर, जिसे केल्विन साइकिल की जिसे हम बात कर रहे हैं, और इंटर करने के बाद जो है वो जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को प्रोड्यूस करता है। ये जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और चूंकि ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल, और दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज C3 फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P या फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और इसी 3 कार्बन कंपाउंड के होने के कारण इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं, या जो है हम इसे C3 फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पीछे बताया आपको कि केल्विन साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। कार्बन फिक्सेशन, जिसे हम कार्बोक्सिलेशन के नाम से जानते हैं, रिडक्शन या शुगर फॉर्मेशन, जिसे हम ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा रीजनरेशन ऑफ द RUBP। RUBP जो होता है वो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है। कैसे एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इन सब चीजों को अभी हम साइकिल में देखते हैं और देखेंगे और समझेंगे। ड्यूरिंग द साइकिल CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स इंटर करते हैं। हमें इस पूरे साइकिल में हमें नंबर गेम को जो है समझना है। अगर हम इस साइकिल के नंबर गेम को समझ गए तो हम केल्विन साइकिल को जो है कभी नहीं भूलेंगे। तो हमें उस नंबर गेम को समझने की कोशिश करना है, और नंबर गेम में हमें 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड, और दूसरा हाउ मच कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन दैट केमिकल कंपाउंड। जैसे CO2 है तो सिंगल कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। रूबिस्को है जो कि एंजाइम है, ये जिसके प्रेजेंस में जो है RUBP जो है कंबाइंड होता है CO2 के साथ। तो RUBP जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। तो हमें यहाँ पे इन्हीं जो है नंबर गेम्स को समझने की कोशिश करना है, और नंबर गेम को अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए जो है ये पूरा प्रोसेस समझना काफी आसान हो जाएगा। तो चलते हैं हम साइकिल की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं। इट इज सिंप्लीफाइड केल्विन साइकिल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक सिंप्लीफाइड केल्विन साइकिल है। पहले इस सिंप्लीफाइड केल्विन साइकिल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम खास तौर से नीट प्रिपेयरिंग बच्चों के लिए जो है एक कंप्लीट केल्विन साइकिल को भी जो है स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंटर कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, और ये है हमारा RUBP। RUBP जो है 5 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड्स हैं इसको देखने के लिए देखो 1 2 3 4 एंड 5। दिस 5 आर द कार्बन कंपाउंड, कार्बन मॉलिक्यूल्स, या कार्बन की बात कर रहे हैं, एटम्स की। तो कार्बन एटम्स जो है इस RUBP में प्रेजेंट हैं, और ये जो 2 जो है ये पीले सर्कल्स या येलो कलर के जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, बाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे जो है ये जो बाइफॉस्फेट है, इसमें पहला फॉस्फेट जो है फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है, और दूसरा फॉस्फेट जो है 5th कार्बन के साथ अटैच होता है। तो इस RUBP का जो पूरा नाम होता है वो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है। शॉर्ट में इसे हम RUBP के नाम से जानते हैं। RUBP जो है वो सेल के अंदर या जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है मैक्सिमम कंटेंट में पाया जाने वाला जो है एक केमिकल कंपाउंड है। RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज, इसका पूरा फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। और इसके प्रेजेंस में जो है ये RUBP इस CO2 को जो है एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर के चला हुआ है,
इस पूरे प्रोसेस में हम 12 मॉलिक्यूल्स को जो है आगे वाले जो है साइकिल में जो है देखेंगे और समझेंगे। नंबर गेम को हम वहीं पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो है यहाँ CO2 और जो है RUBP ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए और कंबाइंड होने के बाद ये जो है हमारा बना 3-फास्फोग्लिसरेट। ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट बना 3-PGA इसे हम कहते हैं। इसके पहले 3-PGAL बनता है, जो है 3-PGAL यहाँ पे है। तो 3-PGA जो है बना 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है। और यहाँ पर यह है, यहाँ देखो ये ATP यूटिलाइज हुआ और यूटिलाइज होने के बाद जो है ये बदल गया जो है 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट में। यानी यहाँ पे केवल एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, यहाँ पे देखो 1 और 2 ये 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए और यहाँ पे जो है ATP कंबाइन हुआ। फिर इसी तरह से बाईफास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट कर जाता है ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट में। यहाँ पर NADPH भी जो है यूटिलाइज होता है और NADPH जो है यूटिलाइज होने के बाद जो है फाइनली ये एक लंबा सा प्रोसेस होता है। इस लंबे प्रोसेस को अभी हम आगे वाले साइकिल में देखेंगे और यहाँ एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस शुगर जो है प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली इस साइकिल को 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट फेज दैट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड फेज दैट इज रिडक्शन एंड थर्ड फेज दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। हम इसी साइकिल को और बेहतर तरीके से अगले स्टेज में जानने की कोशिश करते हैं जहां पे आप इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये जो है एक कंप्लीट केल्विन साइकिल है। एंट्री स्केल ये है, दिस इज 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। आप यहां पे नंबर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। नंबर गेम को अगर समझ गए तो ये साइकिल जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 in the presence of Robisco that is the enzyme RUBP carboxylase, or here 6 molecules of RUBP. Look here, ribulose 1,5-biphosphate RUBP। यहां देखो लिखा हुआ 5C और ये 5 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो ये नंबर लिखा हुआ है इन द ब्रैकेट ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इट मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएंगे 30। तो ये 30 कार्बन एटम्स हो गए और यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए 6। तो 30 + 6 टोटल 36 कार्बन एटम्स हमारे हो गए और ये जो 36 कार्बन एटम्स हैं हमारे, ये 36 कार्बन एटम जो है यहां से आगे की तरफ आ रहे हैं। ध्यान दो, द एंट्री ऑफ द CO2 इन दिस साइकिल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट साइकिल एंड यहीं से जो है कार्बोक्सिलेशन जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा पहला फेज है ये है कार्बोक्सिलेशन। दूसरा फेज जो है यहां से ये ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल या हम इसे कह सकते हैं रिडक्शन, और तीसरा फेज जो है ये है हमारा RUBP रीजनरेशन। तो ये तीनों फेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं और हम इन तीनों फेजेस को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है हम नंबर को जो है मेंटेन करके चलते हैं और वो मैनेज करते हैं और आसानी से जो है ये सारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस साइकिल 36 कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ Robisco, ribulose 1,5-biphosphate combines with CO2 to produce an temporary या short life chemical compound, जिसको आपको जानने की कोई खास जरूरत नहीं है। दिस इज 2-carboxy-3-keto-1,5-biphospho-ribitol। ये जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड है और दिस अनस्टेबल कंपाउंड is converted into 3-phosphoglyceric acid। ध्यान से समझो, 3-phosphoglyceric acid। ये जो 3-phosphoglyceric acid है जिसे हम 3-PGA कहते हैं, ये जो है या जो है 3-phosphoglycerate भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ये 3-phosphoglyceric acid जो है जिसको PGA है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो यहां हमारे पास जो है टोटल 36 थे, यहां पे हमारे पास टोटल 36 कार्बन थे। अब ध्यान दो, जब हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 36 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 12 और ये जो है 12 यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इट मींस एट द फर्स्ट स्टेज जो RUBP के जो है 6 मॉलिक्यूल्स थे CO2 के 6 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुए और 12 मॉलिक्यूल्स PGA के बनाए। और ये PGA क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है। इसी PGA के कारण या PGAL के कारण जो है हम इसे क्या बोलते हैं
हम इसे बोलते हैं C3 साइकिल या C3 फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है हमारा 3 PGA के 12 मॉलिक्यूल्स बने। अब इसी 12 मॉलिक्यूल्स को हमें मैनेज करना है और बैलेंस करके चलना है, और हमें देखना है कि कैसे जो है इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहे हैं और बाकी मॉलिक्यूल्स जो है किस तरह से RUBP के रीजनरेशन में यूटिलाइज हो जा रहे हैं। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं एट द नेक्स्ट स्टेज। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये ATP को कंज्यूम करता है। यहां ATP कंज्यूम हो रहा है और ATP को कंज्यूम करके ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। यानी यहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप था, यहां पे 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए और टोटल चूंकि 12 मॉलिक्यूल्स थे तो यहां पे ATP के भी जो है वो 12 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होंगे। तो ATP के 12 मॉलिक्यूल्स यहां यूटिलाइज हुए, वो ADP में कन्वर्ट कर गए और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो यहां से निकला वो इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ कंबाइन हो गया और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो बना। तो यहां पे कार्बन एटम्स पे कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 12 मॉलिक्यूल्स 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है और हर डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3 जो है कार्बन कंपाउंड है, तो 12 3 जा 36। तो यहां पर भी एक तरह से हमारे 36 जो है वो बैलेंस बचे हुए हैं, यानी देयर इज नो एनी लॉस ऑफ CO2। अभी तक जो है सॉरी कार्बन का कोई लॉस यहां पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कार्बन के नंबर को ही हमें मैनेज करके चलना है। Now 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड is further converted into glyceraldehyde 3-phosphate G3P, या इसे ही हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL या G3P, जो पीछे हमने स्लाइड में बताया था। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या जो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इन्हीं के कारण हम इसे C3 साइकिल के नाम से जानते हैं क्योंकि ये दोनों जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, NADPH जो है यूटिलाइज हुआ और ये भी चूंकि 12 है तो यहाँ पर भी जो है 12 यूटिलाइज होंगे, तो 12 जो है मॉलिक्यूल्स NADPH के मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज हुए और ये NADP प्लस में बदल गए और ये हाइड्रोजन प्रोवाइड किया। Since NADPH is the source of hydrogen ions, that's why it is called as reducing power। यानी इसने क्या किया, इस एसिड को रेड्यूस करके एल्डिहाइड में बदल दिया। आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि जब रिडक्शन होता है तो ऑर्गेनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू आइदर कीटोन और एल्डिहाइड, और फर्दर अगर रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड और कीटोन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये आपने पढ़ा हुआ। तो जो है यहाँ पे एसिड जो है वो कन्वर्ट कर गया एल्डिहाइड में और इसको रेड्यूस किसने किया, NADPH ने किया। इसके 12 मॉलिक्यूल्स यूज हुए, ये NADP प्लस यहाँ पे बना। ये NADP प्लस क्या होगा, फिर से चला जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये ADP जो है क्या होगा, ये फिर से चला जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन में ताकि वहां पे जो है फिर से वो ATP और NADPH में जो है कन्वर्ट हो सके। नाउ यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हो, H3PO4 जो है बाहर आ रहा है। एक्चुअली यहां देखो, यहाँ पे जो है 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, 1 और 3, फर्स्ट कार्बन के साथ और जो है थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट किसके साथ है, 3 कार्बन के साथ अटैच है। इट मींस यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है H3PO4 प्लस के रूप में जो है क्या हुआ, सॉरी H2PO4 प्लस के फॉर्म में जो है क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। यानी एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल गया, 12 मॉलिक्यूल्स थे तो 12 फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाएंगे और यही जो है 12 फॉस्फेट ग्रुप जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन में जाएंगे और ADP के साथ कंबाइन होकर के ATP का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी कार्बन एटम्स में कोई चेंज नहीं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है और ये इसके 12 मॉलिक्यूल्स बने, तो यहाँ पर भी जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 36। तो अभी तक हमारा 36 जो है मैनेज है। अब इसके आगे जो है चलते हैं हम कि आगे क्या हो रहा है। आगे अब यहां पर जो है इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो है ट्राइफर्केशन हो रहा है, यानी ये जो है 3 अलग अलग रास्तों से जो है मूव कर रहा है, सॉरी 4 अलग अलग रास्तों से मूव कर रहा है। टेट्राफर्केशन कर सकते हैं हम, जो है अलग अलग रास्तों से मूव कर रहा है। देखो जरा, 3 मॉलिक्यूल्स यहां आया और ये जो 3 मॉलिक्यूल्स यहां आ रहा है, इन 3 मॉलिक्यूल्स जो है ये एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में आ रहा है और ये जो 3 मॉलिक्यूल्स था यानी 3 था और यहां पर जो है 3 कार्बन है, तो जो है टोटल हो गए जो है 9 और ये 3 मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर गया।
फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स यहां से आए थे, तो 3 3 जा 9 यहां से आया। लेकिन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज चूंकि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां 6 3 जा 3 मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं, तो यहां 18 बन रहे हैं, तो 9 कार्बन तो और भी कहीं से आने चाहिए। वो 9 कार्बन कहां से आ रहा है, देखो जरा यहां पे, यहां से इसके जो है इस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करके इसके आइसोमर में, जैसे कि आप ग्लाइकोलाइसिस में भी आपने पढ़ा था कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट करता था जो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में रेस्पिरेशन के दौरान। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में आइसोमर हैं, तो इसमें से 5 मॉलिक्यूल जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है DHAP में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके जो है ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। और इस 5 में से जो है 3, देखो यहां पे ये 3 मॉलिक्यूल, तो 5 में से 3 यानी 3 3 जा 9, तो 9 यहां से आ गए और 9 यहां से आ गए, टोटल हो गए 18। तो 3 मॉलिक्यूल्स यहां इसके यहां से निकले, 3 मॉलिक्यूल्स यहां से निकले, 6 मॉलिक्यूल यहां पे हमने यूटिलाइज कर लिए और 6 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होकर के बना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो टोटल 18 कार्बन एटम्स यहां पे आ गए। अब ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, ये क्या हो रहा है, ये यहां पे बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप इसका जो है बाहर निकला और ये बदल गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल यहां पे थे, तो एक मॉलिक्यूल जो है चेंज किया ग्लूकोज में, तो एक मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 यहां पे आ गए। तो इस 18 में से 6 यहां आ गए, 12 जो बचे वो देखो यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स में से 2 यहां जा रहा है, ये तो 2 का मतलब यहां पे 12 कार्बन एटम्स यहां से जा रहा है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो है 2 मॉलिक्यूल्स यानी 12 कार्बन एटम्स को लेकर के ये आगे रीजनरेशन में जो है इन्वॉल्व हो रहा है। अभी हम इसको देखेंगे बाद में। अभी हम देखें कि यहां से 3 मॉलिक्यूल्स आया था, यहां से ये 5 मॉलिक्यूल्स आया था, जिसमें से 3 यहां पे यूटिलाइज हो गया, तो 6 तो यूटिलाइज हो चुके हैं, 2 अभी भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के बचे हुए हैं यहां पे। और तो यहां जो है हो गए 5 और 3 8, अब 4 अभी और हैं, तो वो 4 कहां जाएंगे, क्योंकि यहां पे 12 थे, वो 4 यहां जा रहे हैं, यहां पे ये देखो, और ये 2 जगहों पे। ठीक है, कैसे जा रहे हैं इसको अभी हम देखते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखें कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स बचे हुए थे, ये 2, और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स थे, ये जो थे, और प्लस यहां से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, देखो यहां पे 2 यहां लिखा हुआ, देखो 2 + 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से जो है इसको 2 को ले लें, इस 2 को ले लो, ठीक है, और इसके जो है इस 2 को ले लो, ये दोनों। तो फ्रक्टोज के 2 मॉलिक्यूल्स यानी टोटल हो गए 12, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, इसके हो गए जो है 3 2 जा 6, तो 12 और 6 18। ये जो 18 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, इस 18 मॉलिक्यूल्स में से क्या हुआ कि 2 जो है इनके मिलने से 2 मॉलिक्यूल्स बने एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 4 2 जा 8, यहां 8 हो गया। यहां हमारे पास टोटल कितने थे, 12 प्लस जो है 6, 12 प्लस 6 था, ये था हमारे पास 18 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 18 कार्बन एटम्स। तो 18 में से 8 यहां चले गए एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के फॉर्म में, 10 जो बचे वो यहां पे गए, ये 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स बना जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 2 × 5, तो ये हो गया हमारे पास 10। तो 10 एटम्स कार्बन के यहां बन गए हमारे। तो ये जो है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के में 10 कार्बन एटम चला गया, 8 यहां एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में चला गया, तो ये जो 18 कार्बन एटम्स थे हमारे यहां कंबाइंड जो है यूटिलाइज हो गए। अब इसके बाद आगे आगे अगर हम देखें तो या तो जो है ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो इस रास्ते से जाएगा और ये जो है जाइलुलोज 5 फॉस्फेट बनाएगा, या ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस पाथवे को, ये जो पाथवे है ये इस पाथवे को जो है अडॉप्ट करते हुए डायरेक्ट यहां पे जाएगा। ये जो पाथवे है इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको हम छोड़ देते हैं।
जो डॉटेड लाइन में, तो डॉटेड लाइन में को हमने छोड़ दिया, इसलिए हम केवल इस 2 को हमने लिया और ये 2 से यहां पे बन गया हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जेलुलोज 5 फॉस्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर के हमारे 18 कंप्लीट हो गए। तो यहां से जो है हमारे 3 आए थे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के, यहां से 3 आए थे डाइहाइड्रोक्सीएथियोन फॉस्फेट के 6 और यहां से 2 आया था 8। ये 8 जो है हमारे यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है बचे हुए हमारे पास जो है 2 यहां पे और जो है 2 यहां पे, यानी यह 4 मॉलिक्यूल्स अभी भी हमारे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के बचे हुए हैं। 2 जो है डाइहाइड्रोक्सीएथियोन फॉस्फेट के फॉर्म में बचा हुआ है और 2 जो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के फॉर्म में बचा हुआ है। ये जो DHAP के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये दोनों मिलते हैं। अब यहां देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 2 जा 2 यानी 6 यहां हो गया, 6 इधर से आ रहे हैं और 2 4 जा 8, 8 यहां से आ रहा है, तो 8 और 6 14, ये दोनों जब मिलते हैं तो 7 कार्बन कंपाउंड बनता है सेडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो 2 into 7 यानी यहां पे हमारे टोटल हो गए 14। तो ये 14 जो है हमारे पास जो है कार्बन एटम्स यहां से 8 और 6 यानी 8 और 6 जो है 14 कार्बन एटम्स जो है सेडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट के फॉर्म में बने इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। ये जो सेडोहेप्टुलोज 17 डाइफॉस्फेट होता है ये तुरंत कन्वर्ट कर जाता है सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में, यानी एक फॉस्फेट ग्रुप इसका बाहर आ जाता है। अब इसके ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल का मतलब यहां पे 2 into 7 यानी 14 जो है कार्बन एटम्स हैं और इधर से जो यहां पे जो इसके 2 बचे हुए हैं यानी 2 into 3 6 एटम इसके आ रहे हैं यहां से इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, सेडोहेप्टुलोज के 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के, टोटल हो गए 14 + 6 20 और इन दोनों के जो है जोड़ने से जो है क्या होता है, यहां पर जो है 2 मॉलिक्यूल्स जो है ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है जेलुलोज 5 फॉस्फेट के बन रहे हैं यानी 10 कार्बन एटम्स यहां पे यूटिलाइज हो गए, बचे 10। ये जो 10 होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर गया, ये 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2 into 5 यानी 10 यहां, तो ये 10 + 10 20 हो गया, ठीक है। तो टोटल जो है कार्बन एटम्स ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के यूटिलाइज हो गए और फर्दर ये राइबोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और इस जेलुलोज 4 फॉस्फेट के जो है 4 मॉलिक्यूल ये आपस में मिलते हैं और ये आइसोमर बनाते हैं एपिमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। दे आर कन्वर्टेड टू राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स, 2 यहां से और 4 यहां से। ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है। 4 into 5 20 और 2 into 5 10, 10 और 20 30। ये 30 जो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोराइबोलोज काइनेज एंजाइम यहां पे एटीपी यूटिलाइज होता है और ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है इज कन्वर्टेड टू आरयूबीपी। तो इस तरह से जो है ये कैल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। यहां पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से लेकर के ग्लूकोज के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस है रिडक्शन कहलाता है या ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल कहलाता है, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स होता है रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स का। और जो है यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से लेकर के जो है आरयूबीपी के बनने तक का जो प्रोसेस है इसे हम आरयूबीपी रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा कैल्विन साइकिल। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है सारे के सारे कार्बन एटम्स जो है इनके चेंज हो गए, यूटिलाइज हो गए और जो है हमारा कार्बन एटम्स का जो नंबर था वो मैनेज हो गया, ठीक है। तो C3 फोटोसिंथेसिस जो होता है उसे C3 इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो है पहला जो फिक्सेशन के बाद जो कार्बन कंपाउंड बनता है वो C3 कार्बन कंपाउंड बनता है। यूजुअली इनमें स्टोमेटा दिन के समय ओपन होते हैं। रुबिस्को जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है और रुबिस्को जो है वो CO2 के इनटेक को जो है अपटेक को जो है प्रमोट करता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पूरे लीफ में होता है। यहां पर जो है C3 प्लांट जो होता है वो C4 प्लांट और कैम प्लांट के कंपैरिजन में जो है ज्यादा एफिशिएंट होता है। कैसे होता है, क्या होता है, इन सब चीजों को जो है जब हम C4 प्लांट को पढ़ेंगे तो जो है वहां पे और कैम प्लांट को पढ़ेंगे तो हम कंपेयर करेंगे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे उस अगले वीडियो में। तो वहां पे हम इन सब चीजों को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो C3 प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से आज जो हमने फोकस किया C3 फोटोसिंथेसिस पे या कैल्विन साइकिल पे। अगले वीडियो में हम फोकस करेंगे C4 प्लांट एंड कैम फोटोसिंथेसिस के ऊपर।
तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।